हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, पर यूक्रेन फिर भी झुकने को तैयार नहीं है और रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। थोड़े समय पहले रशिया में सामान्य खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो गई थी, पर रशिया के पास अनाज की कमी नहीं थी। पर चाय पत्ती, चीज, बटर जैसी चीजें रशिया के सुपरमार्केट में खत्म हो गई थी और रशिया ने इंडिया से हेल्प भी मांगी थी और इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर रशिया को भी हेल्प की थी। आज के समय रशिया पर 2800 जितने सैंक्शन लगे हुए हैं, पर फिर भी रशिया की करेंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं गिरी है। पर अगर किसी देश पर इतने ज्यादा सैंक्शन लगे हो तो वो आज के समय अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के सामने झुक जाता। पर रशिया की करेंसी इंडिया की करेंसी से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। आज के समय रशियन रूबल जो रशिया की करेंसी है वो इंडियन रूपी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जबकि इंडिया पर तो सैंक्शन भी नहीं लगे हैं और इस साल हमारा एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा है और हमारी हिस्ट्री में इस साल में हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। पर फिर भी रशिया की करेंसी इंडियन रूपी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज के समय पुतिन के कई फैसले कई जगह पर गलत भी साबित हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर रशिया पर इतने सैंक्शन होने के बावजूद भी रशिया की करेंसी इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है। आज के समय ये देखा जा रहा है कि रशियन रूबल इंडियन रूपी से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि पुतिन ने कैसे अपनी करेंसी को बचा लिया। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि जिस भी यूरोपियन कंट्रीज को रशिया से नेचुरल गैस, कोयला या फिर क्रूड ऑयल परचेस करना है तो उनको उसकी पेमेंट रूबल में करनी होगी। मतलब कि यूरोपियन करेंसी या फिर डॉलर के जरिए रशिया को पेमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको पहले रूबल खरीदना होगा और फिर इनकी पेमेंट भी करनी होगी। इस सिस्टम की वजह से रूबल फिर से ऊपर आ गया है और इसी वजह से रशिया की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो गई। पर अब सवाल ये आता है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी होने से क्या रशिया पर लगे सैंक्शन हट जाएंगे? तो इससे पुतिन जो रशिया में फूड इन्फ्लेशन होने वाली थी वो रोक दिया। मतलब कि जब भी किसी देश की करेंसी गिरती है तब उस देश में सबसे पहले जनरल कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं, पर रशिया में इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगी। जो हाल वेनेजुएला और श्रीलंका का हुआ था ऐसा नहीं होगा। आज के समय रशिया की सरकार ने इतना तो कर ही लिया है कि वो अपनी सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी और पेंशन दे सके। इससे रशिया में पैसों का रोटेशन भी चालू रहेगा और फिर जब यूक्रेन की वॉर खत्म होगी तब रशिया का जितना भी नुकसान हुआ है और उनके जो भी बिजनेसेस बंद हुए हैं वो वापस थोड़े ही समय में खड़े कर देंगे और जो भी ब्रांड रशिया को छोड़कर जा रही है उनको रशियन गवर्नमेंट रिप्लेस भी कर रही है। रशिया को रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक बात यह नोटिस करने वाली है कि पुतिन ने भले ही यूक्रेन युद्ध को शुरू करके एक गलती की, पर उन्होंने इकोनॉमी के मामले में बहुत ही बोल्ड मूव चला है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज तो यही कोशिश कर रही है कि रशिया को इतना आइसोलेट कर दे कि उनके पास पैसे ही ना बचे कि यूक्रेन वॉर को फंड कर पाए। और इसी वजह से ये लोग इंडिया से भी ये बोल रहे थे कि आप भी रशिया से कुछ मत खरीदिए, क्योंकि जो भी रशिया से आप खरीद लेंगे उसको रशिया यूक्रेन वॉर के लिए ही यूज करेगा। ये सभी आरोप तो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया पर लगाते ही है। पर आप देखें तो इंडिया ने कभी भी अपनी डिपेंडेंसी नेचुरल गैस पर नहीं बनाई है, इसीलिए इंडिया में यूरोप के मुकाबले ज्यादा पोल्यूशन होता है। पर अगर हम देखें तो रशिया सबसे ज्यादा फॉसिल ऑयल और नेचुरल गैस यूरोपियन कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करता है। पिछले साल जितना फॉसिल ऑयल एक्सपोर्ट करके रशिया ने जितना रेवेन्यू कमाया था उससे ज्यादा तो यूक्रेन वॉर के बीच में कमा लिया है और ये सब रशिया के डर की वजह से हुआ है। मतलब कि रशिया आए दिन दुनिया के देशों को यह कहता था कि अब रशिया न्यूक्लियर हमला कर देगा और अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी, और बीच में तो रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल भी स्टार्ट करवा दी थी। तभी कई यूरोपियन कंट्रीज थी जो डर गई थी, जैसे कि जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे देश डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि रशिया से रिजर्व में ऑयल और गैस खरीदना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उनको पता नहीं था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर कब तक चलेगी और इसका अंजाम क्या हो सकता है। और रशिया ने जो पाइपलाइन लगाई है सभी यूरोपियन कंट्रीज में वो कहीं टूट ना जाए, और कहीं किसी ने रशिया की पाइपलाइन तोड़ दी तो इन सभी कंट्री को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब यूरोप के कई देश ज्यादा ऑयल और गैस मंगवा रहे हैं और उनको स्टोर कर रहे हैं। अब वॉर कितनी भी चले पर उनका देश तो सेफ हो गया। और आज के समय सबसे ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल जर्मनी, इटली, नेदरलैंड और पोलैंड खरीद रहे हैं। पोलैंड जो एक तरफ तो ये बोलते हैं कि आप रशिया को G20 से बाहर कर दो, और पीछे से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल भी वही खरीदते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड गेम तो सभी यूरोपियन कंट्रीज खेलती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुतिन के बोलने से ही ये सब कुछ हो गया। पुतिन ने एक एग्जाम्पल भी सेट किया था। बुल्गारिया और पोलैंड, इन दो देशों की नेचुरल गैस की पाइपलाइन रशिया ने काट दी थी। पोलैंड ये वही देश है जो बहुत ही एंटी रशिया हो गया था और वो भूल गया था रशिया को इनकी जरूरत नहीं, पोलैंड को रशिया की जरूरत है। और पोलैंड इंडिया को भी कह रहा था कि रशिया बहुत ही खराब कंट्री है, आप अपने सारे संबंध तोड़ दीजिए और रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। और पोलैंड ने यूक्रेन को कई बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार भी थमा दिए थे और उनमें कई टैंक्स, गन भी शामिल थे। इसी वजह से पुतिन ने दोनों देश पोलैंड और
बुल्गारिया की पाइपलाइन काट दी थी और इसी की वजह से पोलैंड में एक एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो गया था। अब पोलैंड रशिया की जगह दूसरे देशों के पास से नेचुरल गैस खरीद रहा है। इन सभी धमकी की वजह से यूरोपियन देशों ने भाव देखे बिना ही रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस खरीद लिया और यूरोपियन कंट्रीज ने डर की वजह से अंधे भाव में नेचुरल गैस और ऑयल भी खरीद लिया और सभी यूरोपियन कंट्रीज ने रशियन रूबल में नेचुरल गैस और ऑयल खरीदा है। अब रशिया ने ऑयल और नेचुरल गैस यूरोपियन कंट्रीज को कि अब यूक्रेन की ओर और 1 साल तक चलेगी तो भी उसके लिए रशिया तैयार है। नेचुरल गैस और ऑयल रूबल में बेचने की वजह से रूबल की डिमांड भी बढ़ गई थी। इसी वजह से रशियन रूबल की वैल्यू इंडियन रूपी से ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से रशियन रूबल आज इंडियन रूपी से स्ट्रॉन्ग है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।